नमस्कार। मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं यानी पर्वतों के निर्माण से संबंधित दूसरा जो सिद्धांत है, आर्थर होम्स का सैवेन तरंग सिद्धांत। तो क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था, बीए टॉपिक है, वो बीए पार्ट फर्स्ट के साथ साथ एमए परिवेश ज्योग्राफी में भी ये टॉपिक है वो लगता है। तो क्योंकि इससे पूर्व हमने क्या है यानी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां कौन सी हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला टॉपिक किया था, तो वो टॉपिक इससे रिलेटेड है। तो उन टॉपिकों का भी आप अवलोकन करें। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो कल हमने पढ़ा था कोबर का पर्व यानी भूसन्नति सिद्धांत, तो कोबर के भूसन्नति सिद्धांत में कुछ कमियां थी, जिसको आर्थर होम ने उसे संशोधित कर अपना एक नया सिद्धांत दिया, सैवेन तरंग सिद्धांत। तो सैवेन तरंग सिद्धांत है क्या, कौन से कारकों के आधार माना है इन्होंने, क्या क्या इसके सिद्धांत की विशेषताएं हैं और इस सिद्धांत में कौन कौन सी कमियां हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उससे पूर्व हमने देखा था कि कोबर ने क्या माना कि यानी एक भूसन्नति होती है जो तंग संपीड़ित मुख्य रूप से क्या यानी जलीय गर्त होता है और जिसमें मलबा का जमाव होता है और दशा होने से यानी संपीड़नात्मक बल कह दो या संकुचनात्मक बल की वजह से पर्वतों का निर्माण होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। वहीं कोबर क्या कहता है कि इन्होंने अपने जो सिद्धांत का जो आधार माना है वो माना है रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में इन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर क्या है यानी दो प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, दो परतें इन्होंने बताई है। इसमें एक में तो इन्होंने बताया कि ऊपर वाली जो परत होती है वो तो बेसिकली होती है क्रस्ट, वो क्रस्ट है, ये ठोस अवस्था में बताया। इसने क्या बताया कि जो हमारे पृथ्वी है इसका ऊपरी भाग है ठोस पदार्थों से बना है और इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, जिसमें यूरेनियम है, थोरियम है और मुख्य पोटेशियम है, जैसे कई रेडियोधर्मी पदार्थ है वो पाए जाते हैं। और इन रेडियोधर्मी पदार्थों से क्या है यानी ऊष्मा का अथाह संचार होता है, जिससे क्या होती है सैवेनीय तरंगें उत्पन्न होती है। तो इन्होंने अपना रेडियोधर्मी यानी पदार्थों के आधार पर सैवेनीय तरंगों से यानी इन वलित पर्वतों की उत्पत्ति बताई है। वहीं कोबर देखें तो उन्होंने कहा कि क्षैतिज संपीड़नात्मक बल लगता है, क्षैतिज संकुचनात्मक बल लगता है, जिसके कारण क्या है वलित पर्वतों की उत्पत्ति यानी उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा बीच वाला जो मंडल है वो अधस्तर का है, इसने क्या कहा है अधस्तर के रूप में परिभाषित किया है और इसको उन्होंने तरल अवस्था में बताया है यानी द्रव्य अवस्था में इसने बताया है। तो जो आर्थर होम्स है उन्होंने जो अपना जो ये सैवेन तरंग सिद्धांत दिया, क्योंकि ये जो आर्थर होम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आर्थर होम्स ब्रिटिश के भूगर्भ शास्त्री थे। क्या थे? भूगर्भ शास्त्री थे ये। तो चूंकि इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग का अवलोकन किया, अध्ययन किया था, तो उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया कौन सा सैवेन तरंग सिद्धांत, तो यह सैवेन तरंग सिद्धांत दिया 1928-29 के अंदर। तो सर्वप्रथम तो यह आ जाता है कि वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सैवेन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया यानी ब्रिटिश अर्थ यानी भूगर्भ शास्त्री आर्थर होम्स ने। कब दिया? 1800 यानी 1928-29 के अंदर अपना सैवेन तरंग सिद्धांत है वो प्रमुख रूप से दिया। उन्होंने क्या माना कि पृथ्वी के अंदर यानी दो परतें पाई जाती है, ऊपर वाला यानी क्रस्ट है जो ठोस अवस्था में है, इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम और जैसे कई रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, उसकी वजह से यानी अथाह ऊष्मा का संचार होता है। दूसरा उसने बताया
कि आंतरिक भाग अजय स्तर है वो तरल अवस्था के अंदर पाया जाता है। तो इसके आधार पर यानी मुख्य रूप से आर्थर होम्स ने अपना सैवेन तरंग सिद्धांत दिया। उन्होंने यानी पृथ्वी की जो ऊपरी भूपटपट्टी है इस पर यानी इनके अंदर भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या के निराकरण के लिए यानी अपना सैवेन तरंग सिद्धांत दिया। उन्होंने यानी सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी के अंदर भूसन्नति का निर्माण कैसे होता है या सागर नितल पर्शन कैसे होता है उसके बारे में यानी बेसिक यानी बताया। तो प्रथम जो डायग्राम है और सेकंड डायग्राम के अंदर हम देखते हैं तो उन्होंने प्रथम डायग्राम में क्या बताया कि सर्वप्रथम यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं उन रेडियोधर्मी पदार्थों से अथाह ऊष्मा का संचार होता है जिसके कारण यानी सैवेनीय तरंगे ऊपर भू क्रस्ट से टकराती है नीचे रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न होने के बाद और जिसके कारण प्रथम अवस्था के अंदर क्या होगा भूपटल पर टकराएगी। टकराने के बाद वो उनकी दिशा क्षैतिज हो जाती है लेकिन इस भूपटपट्टी पर जब टकराएगी तो यहाँ क्या होगा यानी ऊपर वाला पटल है उसके अंदर यानी प्रसरण होगा। तो इन्होंने बताया कि सागर तल का जो प्रसरण है वो इसी प्रकार से हुआ है यानी सागर की जो तली है उसका प्रसरण इन सैवेनीय तरंगों की वजह से मुख्य रूप से होता है। दूसरे डायग्राम में देखें यानी जब क्या होता है ये सैवेनीय तरंगे ऊपर चलती है बाद में क्षैतिज होकर फिर वापिस पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाती है तो यानी अंदर जाए ऊपर से जाएगी वो ठंडी होगी सागर तली से टकराने के बाद वो नीचे जाती है फिर वो ठंडी हो जाती है। तो गर्म और ठंडी धाराएं उसके सैवेनीय धाराएं चलती है। तो जब नीचे की तरफ यानी ये जो ऊपर वाली सैवेनीय तरंगे जाएगी क्षैतिज होने के बाद फिर वापिस क्या है आकर नीचे भूमि के अंदर वापिस जब जाती है तो यहाँ पर क्या हो ये भाग निमंजित हो जाता है यानी सागर की तली का निमंजन प्रारंभ हो जाता है। और ये कब होगा जब पौने आरोही क्रम के अंदर यहाँ तो आरोही क्रम के अंदर चल रही थी यानी ऊपर से नीचे के चलकर और क्षैतिज हो जाती है तो वहां पर क्या सागर तली का प्रसरण होता है और यहाँ देखें तो यानी पौने आमने सामने आकर भूमिगत होती है तो यहाँ अवरोही क्रम के अंदर यानी स्थलखंड का निमंजन होता है जिससे भूसन्नति का निर्माण होता है। तो कोबर में ये नहीं बताया इससे पहले वाला जो कल हमने सिद्धांत पढ़ा था कोबर का यानी भूसन्नति सिद्धांत। तो कोबर ने बताया कि वलित पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नति से होती है लेकिन भूसन्नति के बारे में नहीं बताया कि भूसन्नति की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसकी समस्या का निराकरण के लिए उन्होंने बताया कि ये सैवेनीय तरंगे अवरोही क्रम में जाती है तो जो स्थल भाग निमंजित हो जाता है जिससे भूसन्नति का बेसिकली क्या होता है निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम तो इसकी ये आ जाती है। उसके बाद यानी उन्होंने जो आर्थर होम्स है तो आर्थर होम्स ने बताया कि जो रेडियोधर्मी पदार्थों की वजह से जो भूसन्नति का निर्माण हो गया पर्वत निर्माण स्थल का निर्माण हो गया उसके बाद क्या होता है तीन अवस्थाओं से होकर यानी वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है जिसमें अपने 1, 2 और 3 नंबर डायग्रामों के माध्यम से इसको क्या है समझेंगे। तो आर्थर होम्स की प्रथम अवस्था में उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर जो रेडियोधर्मी पदार्थों की वजह से जो सैवेनीय तरंगे चलती है तो ऊपर की तरफ यानी जो तरंगे चलती है इनमें क्या है उठते गिरते स्तंभ के सहारे एक तरफ गर्म हवाएं चलती है एक साइड में ठंडी हवाएं चलती है। तो इसमें क्या होता है सर्वप्रथम जब यानी इस डायग्राम में देखें तो यानी जब पौने अवरोही क्रम में चलेगी यानी नीचे से सैवेनीय तरंगे जब चलेगी चलकर क्षैतिज होने के बाद जब ये एक जगह पर यानी नीचे की तरफ अवरोही क्रम में जब आएंगी तो सर्वप्रथम क्या होगा भूसन्नति का निर्माण होगा। तो आर्थर होम्स कहते हैं कि सर्वप्रथम भूसन्नति के निर्माण की जो अवधि है वो यानी काफी लंबी होती है। इसके अंतर्गत 2 केंद्रों से आने वाली जो सैवेनीय तरंगे हैं वो मिलकर जलमग्न तटों के नीचे भूसन्नति का निर्माण करती है। तो इसके अंदर क्या होता है भूखंड का धसाव होता है
और ताप का यानी रूपांतरण होने के कारण यानी ताप का अधिक संचय नहीं हो पाता है। जैसे प्रथम अवस्था में आकर होम्स ने भूसन्नति का निर्माण होता है, इसके अंदर गति में क्रमशः वृद्धि हो जाती है, यानी जो सैवरीय तरंगें चलती है इनकी गति में धीरे धीरे वृद्धि होती है। दूसरे डायग्राम के माध्यम से हम समझना चाहें कि जो आर्थर होम्स ने बताया कि जो सैवरीय जो तरंगें चलती हैं इनकी गति बेसिकली तीव्र होती है, यानी सबसे ज्यादा गति इसी अवस्था के अंदर होती है। और सैवरीय तरंगों की गति जब यानी अधिक होगी तो इस गति के कारण क्या है, यानी तीव्रता के कारण गिरते स्तंभ के सहारे शीतल पदार्थों का क्या होता है, नीचे अवतुलन होता है। और जो उठते स्तंभ है यानी गिरते स्तंभ के सहारे तो यानी पदार्थों का शीतलन होता है, और उठते स्तंभ के सहारे क्या होगा बेसिकली, यानी इन सैवरीय तरंगों की वजह से ताप और उसके अंदर नीचे जो बल लगता है संपीड़नात्मक, यानी उन सैवरीय तरंगों की वजह से चट्टानें संपीड़ित हो जाती है, और जिसके कारण ये जो क्षैतिज तरंगें यहाँ चलेंगी, जिसके कारण यहाँ का मलबा है बेसिकली वलित होना प्रारंभ हो जाता है। तो द्वितीय अवस्था में आर्थर होम्स ने क्या कहा कि सैवरीय तरंगों की गति है वो बेसिकली यानी अत्यधिक तीव्र होती है, इसके अंदर समय कम लगता है, तरंगों की गति में तीव्रता के कारण क्या है, गिरते स्तंभ का तो शीतल पदार्थों का अवतरण होगा, लेकिन उठते जो स्तंभ में तप्त पदार्थों का प्रवाह, इसमें यानी क्षैतिज संपीड़नात्मक बल के कारण क्या है, वलित पर्वतों का निर्माण है वो प्रारंभ हो जाता है। तो द्वितीय अवस्था में वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। इसमें आर्थर होम्स ने बताया कि जो क्षैतिज सैवरीय यानी तरंगें जो उठती है गिरते और उठते स्तंभ के सारे, तो क्योंकि जब नीचे जाती तो मैंने बताया अधः स्तर है, तो अधः स्तर से टकराएगी तो ठंडी हो जाएगी, और ऊपर से आएगी जो गर्म होगी तो गर्म और ठंडी धाराओं का सर्किल चलता है, जिसको उसने उठते हुए गिरते स्तंभ के रूप में मुख्य रूप से क्या है परिभाषित है वो किया है। इसके बाद हम थर्ड अवस्था में देखते हैं, तो आर्थर होम्स ने बताया कि सैवरीय तरंगों की तीव्रता धीरे धीरे क्या है कम होने लगती है, गति में ह्रास है वो बेसिकली प्रारंभ हो जाता है, जिससे उसमें सैवरीय तरंगों के अंदर क्या है यानी धीरे धीरे कर वो समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है, लेकिन वहां का मलबा है वो धीरे धीरे विस्तारित होता जाता है, वलित पर्वतों का विस्तार है वो इसके अंदर होता है। तो इस प्रकार आर्थर होम्स ने सैवरीय तरंग सिद्धांत के माध्यम से वलित पर्वतों की उत्पत्ति को समझाने का कार्य किया है। उन्होंने अपने पक्ष में बताया कि निक्षेप के समाप्त होने पर जो गिरते स्तंभ का ऊपर दबाव कम हो जाएगा, जिससे गिरते स्तंभ के पदार्थ है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं, और इससे क्या है पर्वतों का उत्थान है वो प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि दबाव कम होने लगता है, और जिससे क्या है इन पदार्थों के नीचे दबाव ऊपर उठने लगता है, जिससे इन पर्वतों में पुनः उत्थान है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार आर्थर होम्स ने अपने सैवरीय तरंग सिद्धांत के अंदर यानी रेडियोधर्मी पदार्थों की वजह से सैवरीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, और ये सैवरीय तरंगें हैं यानी आरोही अवरोही क्रम के अंदर एक तरफ से शीतल चलती है, एक तरफ से ठंडी सैवरीय धाराएं चलती है, और सर्वप्रथम भूसन्नति का प्रथम अवस्था में भूसन्नति का निर्माण होता है, इनकी गति क्रमशः वृद्धि होती है। द्वितीय अवस्था में गति सर्वाधिक होती है, जिससे यानी वहां का जो मलबा है वो वलित हो जाता है, वलित पर्वत का निर्माण होता है। तृतीय अवस्था में गति में ह्रास होता है, लेकिन मलबे का विस्तार होता जाता है, और वलित पर्वतों की एक श्रृंखला प्रमुख रूप से क्या है बन जाती है। तो ये तो आ जाता है बेसिकली आर्थर होम्स का सैवरीय तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं थी, तो उस आलोचनाओं की बात करते हैं। तो यानी आर्थर होम्स ने उठते गिरते स्तंभों की जो धारणा है
वो संदेहास्पद लगती है। एक तरफ तो कहते हैं कि इससे क्या है, यानी सागर तली का पर्शन होता है, यानी निमंजन होता है। दूसरा कहता है उठते स्तंभ के सारे, यानी जब ठंडी सैवैनी धाराएं चलेंगी, फिर गिरते स्तंभ के सारे यानी होठ धाराएं निकलती है। लेकिन इससे क्या होगा, यानी वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में अभी अन्य भूगोलवेता है वो संदेह पैदा करते हैं। तो सर्वप्रथम तो आलोचना क्या होगी, उठते गिरते स्तंभों की धारणा संदेहास्पद लगती है। दूसरा इसने बता दिया कि पृथ्वी में सैवैन तरंगों के ऊपर उठने का जो ताप प्रवणता तथा रेडियो धर्मी पदार्थों पर आधारित बताई है। तो इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है कि ये रेडियो धर्मी पदार्थों की वजह से हिमालय है, एंडीज है, रॉकीज है, या ये जो इतने लंबे चौड़े विश्व पर्वत श्रेणियां हैं बोले, इन यानी रेडियो धर्मी पदार्थों की वजह से इसका निर्माण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी इनकी आलोचना प्रमुख रूप से होती है। तीसरी, यदि हम आर्थर होम्स के सैवैन तरंग की सिद्धांत की आलोचना की बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि क्रस्ट के नीचे सैवैन तरंगों का क्षैतिज प्रवाह एक संदेहास्पद है। यानी इन्होंने बता दिया सैवैन तरंग क्षैतिज हो जाती है भूपरपट्टी, लेकिन ये कई बार ऊपर भी आकर यहाँ विस्फोट भी कर सकती है, ज्वालामुखी प्रस्फोटन भी हो सकता है। तो इसके बारे में यानी आर्थर होम्स ने अपने सिद्धांत में कुछ नहीं बताया। इसके अलावा चौथी इसकी आलोचना होती है कि जो रूपांतरण के द्वारा यानी जो गर्म सैवैनी धाराओं के नीचे की ओर धसाव एक भ्रामक समस्या है। यानी भूसन्नति के अंदर जो नीचे सैवैनी आरोही क्रम में आती है उससे धसाव की क्रिया संभव नहीं हो सकती कि यानी सागर नितल का भाग निमंजित हो जाए। तो यानी भूसन्नति का निर्माण के बारे में भी कई भूगोलवेता इसके सिद्धांत की प्रमुख रूप से आलोचना करते हैं। इसके अलावा इनके सिद्धांत की यदि आलोचनाओं की बात करते हैं तो वह सैवैन तरंगों का आविर्भाव से महाद्वीपों के नीचे कुछ सीमित केंद्रों पर ही पाया जाता है, लेकिन ये वलित पर्वत तो बहुत से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यानी ये क्रिया संभव नहीं हो सकती कि सैवैनी तरंगों की वजह से इन वलित पर्वतों की उत्पत्ति हो जाए। तो यहाँ पर भी इसके सिद्धांत की आलोचना होती है। इसके अलावा यानी आरोही क्रम के अंदर यानी सैवैनी तरंगें नीचे मुड़कर जो क्षैतिज रूप में चलकर ऊपर से नीचे चलती है, तो इसके बारे में भी यानी इन्होंने बताया कि सैवैनी तरंगें ऊपर आती है फिर क्षैतिज हो जाती है, तो क्षैतिज की अपेक्षा ये ऊपर की तरफ भी बढ़ सकती है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट प्रस्फोटन हो सकता है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो सकता है। इन्होंने कहा बस यानी भूपृष्ठ के नीचे जाकर ये क्षैतिज हो जाती है, लेकिन सीधी भी जा सकती है। तो इसके बारे में भी आर्थर होम्स ने अपने सैवैन तरंग सिद्धांत के बारे में ज्यादा अधिक विस्तार से अधिक नहीं बताया। लेकिन फिर भी उन्होंने यानी जो उससे पहले कोबर ने अपना भूसन्नति सिद्धांत दिया था उसमें जो कमियां थी उसको बेसिकली उन्होंने कम किया। उन्होंने कहा भी संकुचनात्मक बल की अपेक्षा यानी रेडियोधर्मी पदार्थों की वजह से सैवैनी तरंगें चलती है और पृथ्वी में अथाह मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ है, उससे अथाह मात्रा में ऊष्मा का संचार होता है। तो इसके बारे में भी एक संदेह को उन्होंने दूर किया और भूसन्नति के निर्माण की संकल्पना को यानी साकार किया कि भूसन्नति इस प्रकार से निर्माण होती है। ओवरऑल कहें कि ये सिद्धांत वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है और इसी कारण ये यानी बीए पार्ट फर्स्ट और एमए के अंदर पढ़ाया जाता है और विभिन्न यानी कंपटीशन एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल हमने आज आर्थर होम्स का सैवैन तरंग सिद्धांत देखा। यानी आर्थर होम्स और कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत में यदि थोड़ा सा अंतर देखें तो कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत है वो बेसिकली संकुचनात्मक बल पर आधारित है, वहीं आर्थर होम्स का सैवैन तरंग सिद्धांत है वो रेडियोधर्मी पदार्थों की वजह से सैवैनी तरंगों का निर्माण होता है। वहीं कोबर ने क्या बताया, दो ठोस भूखंड के अंदर भूसन्नति के अंदर मलबा जमता है
फिर इसमें आमने सामने की भिड़ते हैं जिसकी वजह से मलबा उलित होता। ये कहता है कि सैवैनीय तरंगों के अंदर यानी अवरोही आरोही क्रम के अंदर ये चलती है और उठते गिरते स्तंभ के सहारे यानी 3 चरणों के अंदर प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था से होकर यानी इन वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। प्रथम अवस्था में इसने बताया भूसंगति का निर्माण होता है। द्वितीय अवस्था में उन्होंने बताया कि वलित पर्वत का उत्थान प्रारंभ हो जाता है। तृतीय अवस्था में यानी वो उत्थान यानी पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार यानी ये थोड़ा सा डिफरेंस है आर्थर होम्स और ओबर के वलित पर्वतों के निर्माण के संबंध में। तो इस प्रकार आज हमने आर्थर होम्स का यानी सैवैन तरंग सिद्धांत देखा। इसके अलावा नई जो अगला टॉपिक है उसमें एक नए सिद्धांत के साथ फिर आपसे क्या है मुलाकात होगी। तो मैं उन विद्यार्थियों से आह्वान करता हूं कि वो यानी जिसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया वो अभी एडमिशन ले। और इसके अलावा यानी ये क्लासें ऑफलाइन क्लासें भी ऑन होगी, इसके साथ ऑनलाइन क्लासें भी आपकी जारी है। तो इनको आप कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर देखें। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।